बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में हम आदर्शवाद की चर्चा कर रहे थे। आदर्शवाद से संबंधित जो आदर्शवाद की विचारधारा है उससे संबंधित विभिन्न विचारकों की, खास तौर पर जो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट है, यानी जर्मन आदर्शवादी विचारकों की जो परंपरा है, उसमें विचारकों के विचार से अवगत हो रहे थे, पढ़ रहे थे। और उसके अंदर अपन ने सबसे पहले कल इमैनुअल कांट के विचारों को पढ़ा था। जो कांट एक बहुत बड़े नैतिकतावादी आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं, उनके विचारों से अवगत हुए थे। तो उनके विचारों के बाद आज जो है अपन और अन्य जर्मन आदर्शवादी विचारकों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फिक्टे। फिक्टे फिक्टे का जन्म जर्मनी में 1764 में हुआ था और वो कांट के बाद आदर्शवादी राज्य के एक बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। फिक्टे की रचनाओं में आदर्शवाद के सिद्धांत हैं और उसके अनुसार राज्य एक सजीव यानी ऑर्गेनिक यूनिट, एक आंगिक सिद्धांत या सावयवी सिद्धांत जो है वो उसका समर्थन किया, यानी एक सजीव इकाई है। और राज्य की चेतना आत्मा की मूर्त अभिव्यक्ति होती है। यानी जो राज्य की एक चेतना आत्मा, कॉन्शियस माइंड है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्य में होती है। और राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना कल्याण और विकास कर सकता है। राज्य और व्यक्ति में शरीर और अंगों जैसा संबंध है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। अब देखिए, कई आदर्शवादी विचारक जो है ना, वो राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन, लेकिन दोनों में विरोधाभास मानते हैं। कई बार व्यक्ति के अधिकारों को सीमित और राज्य के अधिकारों को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए निरंकुशता की ओर बढ़ते हैं। हालांकि आदर्शवादी विचारकों की एक खास बात है कि वो राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और अपना संपूर्ण नैतिक विकास राज्य के अंदर ही कर सकता है। ये जो राज्य और व्यक्ति का संबंध है, उसको और भी प्रगाढ़, उसको और भी स्पष्ट करते हुए फिक्टे ने कहा कि राज्य और व्यक्ति में शरीर के जैसा संबंध है। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन। और यदि कोई व्यक्ति राज्य या कानूनों को स्वीकार नहीं करता तो वह अपनी नागरिकता का त्याग कर स्वतंत्रता के साथ रह सकता है। ये उसकी स्वाधीनता, उसको आजादी है। और फिक्टे के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार की है, एक आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरा बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी स्वार्थ से प्रेरित और अन्य स्वार्थी वासनाओं से स्वार्थपरक वासनाओं और प्रेरणाओं से अलग रहते हुए अपने शुद्ध निरपेक्ष विवेक के आधार पर जीवन व्यतीत करे, है ना, जो स्वार्थ से रहित हो। दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता। यानी फिक्टे के अनुसार बाह्य स्वतंत्रता का मतलब है कि जब व्यक्ति बाहरी सीमाओं और बाधाओं से मुक्त रहते हुए विशुद्ध विवेक के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे, तो व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग कर स्वतंत्रता के साथ रह सकता है यदि वो राज्य और कानूनों को स्वीकार नहीं करना चाहता। और राज्य का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वो नागरिकों को इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने की व्यवस्था करे। बहुत ही गूढ़ विषय है, थोड़ा दार्शनिक लगेगा आपको, लेकिन ये विरोधाभास नहीं है। राज्य का एक दायित्व है कि अपने ये जो दोनों प्रकार आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता की बात फिक्टे कर रहा है, उसकी व्यवस्था करने का दायित्व राज्य का है। और राज्य का कार्य क्षेत्र असीमित है, यानी कुल मिलाकर एक निरंकुश राज्य। और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। फिक्टे का संपूर्ण दर्शन जो है वो रूसो के विचारों को प्रभावित करता है, रूसो के विचारों को से प्रेरित है। और कैटलिन ने फिक्टे को रूसो का जर्मन संस्करण कहा। ये याद रखना, कभी कोटेशन लिखना हो तो कैटलिन ने कहा फिक्टे को रूसो का जर्मन संस्करण। रूसो के विचार हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर राज्य और व्यक्ति के संबंधों में रूसो की छाप दिखती है फिक्टे के ऊपर। एक और आदर्शवादी विचारक जो जर्मन विचारक थे वो थे हेगल, है ना, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। हेगल बहुत प्रसिद्ध हुए। हेगल कई कारणों से प्रसिद्ध हुए, उनके द्वंद्ववाद का सिद्धांत और उनके, लेकिन हेगल का जन्म 1770 में जर्मनी में हुआ था और वो बहुत ही शिक्षित जो है वो वातावरण में और शिक्षित वातावरण परिवार से थे। और हेगल ने रूसो के दर्शन का विस्तार और बहुत ही विस्तार से, गहनता से अध्ययन किया। हेगल ने ईसा मसीह के जीवन चरित्र की रचना की तथा ईसाई धर्म की नैतिक
असत्यता के आधार पर आलोचना भी की, यह भी खास बात है। और यूनानी दर्शन का उस पर विशेष प्रभाव था। और बर्लिन विश्वविद्यालय में उसने अपनी सेवाएं दी विश्वविद्यालय में, लेकिन 61 वर्ष की एक सामान्य सी आयु में उसका निधन हो गया। और हीगल ने जो जो पुस्तकें लिखी जो काफी प्रसिद्ध रही, जो आदर्शवाद को प्रेरित करती रही, उसमें था लॉजिक 1812 में, द फिलोसफी ऑफ राइट 1821 में, और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1837 में। सेबाइन के अनुसार हीगल के राजनीतिक विचारों को दो महत्वपूर्ण भागों में समझ सकते हैं, एक द्वंद्वात्मक विधि और दूसरा राष्ट्र का आदर्शात्मक विवेचन। हीगल के अनुसार मानव सभ्यता का विकास बड़ा ही एक जटिल रहा है, और मानव सभ्यता वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर विकसित हुई है। और इस तार्किक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान में सोफिस्टों के द्वारा किया गया। वाद प्रतिवाद सामाजिक रुकावट के लिए नहीं, सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि ये तो विकास का एक नियम है। जैसे उसने कहा भी कि एक संपूर्ण विश्व अपनी गति की शाश्वत स्थिति में निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और विश्व का विकासवाद और प्रतिवाद क्रम का ही निष्कर्ष है। संवाद अंतिम स्थिति, यानी किसी भी चीज में का एक पहलू होता है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो एक पहलू होता है, सत्य होता है, जैसे सच सत्य होता है, वो एक पहलू है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो बात आती है उसको प्रतिवाद कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर, दोनों के श्रेष्ठ गुणों को मिलाकर जो स्थिति बनती है उसको संवाद कहते हैं। लेकिन संवाद स्थायी नहीं होता। ये संवाद जो है, मैंने मार्क्सवाद के टाइम पे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। वो संवाद में भी कालांतर में एक स्थिति, विरोधाभास की स्थिति बनती है, वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कोई वन टाइम अफेयर नहीं है कि हो गया संवाद की स्थिति प्राप्त हो गई और विकास हो गया, नहीं। विकास का नियम है कि वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, और इसी से मानव सभ्यता का विकास होता है। हीगल इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। और उसने इसका एक उदाहरण भी दिया, जैसे गेहूं के बीज का उदाहरण। गेहूं का एक बीज है, क्योंकि वाद प्रतिवाद में वाद का जो मूल स्वरूप है वो प्रतिवाद की प्रतिक्रिया से नष्ट हो जाता है, और फिर संवाद की स्थिति बनती है, लेकिन संवाद में पुनः वो प्रक्रिया होती है। गेहूं का एक बीज होता है, वो जब अपनी भूमि में जाता है तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, पौधा निकलता है। थोड़े टाइम के बाद उस पौधे में से पौधे का भी मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, एक उस गेहूं का वापस फसल आती है, बीज निकलता है। लेकिन अगले साल वापस वो बीज जब भूमि में जाएगा तो फिर वो उसका मूल स्वरूप भी नष्ट होना है। तो ये विकास का नियम है। और हीगल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। व्यक्ति का जो सर्वोत्तम विकास है, सर्वोच्च विकास है, वो राज्य में ही संभव है। राज्य वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त सत्ता एवं विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है। विश्वात्मा की बात यूनिवर्सल कॉन्शंस है ना, यूनिवर्सल कॉन्शंस की बात की है हीगल ने, विश्वात्मा की बात की है। तो राज्य वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त सत्ता एवं विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है। राज्य मानव सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। हीगल के अनुसार राज्य एक दैवीय विचार है जो पृथ्वी पर स्थित है, और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति विश्वात्मा और मनुष्य के सहयोग से हुई है। स्वतंत्रता मानव जीवन का सूत्र है, स्वतंत्रता मानव का विशेष गुण है, और स्वतंत्रता को त्यागने का अर्थ होगा मनुष्यता को त्यागना, इसलिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। लेकिन व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता राजकीय राज्यागा राजा की आज्ञाओं के पालन में ही निहित है। स्वतंत्रता का विरोध करना यानी राज्याज्ञा के विरोध करना स्वयं अपनी इच्छा का हनन करना होगा। थोड़ी सी इस पे हम देख सकते हैं कि रूसो की छाप स्पष्ट दिख रही है। और स्वतंत्रता की चेतना ही प्रगति का विश्व इतिहास है। हीगल युद्ध को एक जीवात्मक आवश्यकता मानता है, युद्ध को आवश्यकता मानता है। राष्ट्रीय संघर्ष ईश्वर की गति का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्र में तूफान अनिवार्य है, ठीक उसी तरह युद्ध राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवार्य है। हम बाद में जर्मनी में देखते हैं कि नीत्शे जैसे विचारकों ने हिटलर को प्रेरित किया, मुसोलिनी को प्रेरित किया, जिसने युद्ध को पुरुषार्थ की संज्ञा दी थी। तो कुल मिलाकर वो लोग जो अपनी प्रेरणा हीगल से ले रहे हैं। इसलिए कई बार हीगल पे ये भी आरोप लगता है कि वो विश्व शांति का जो है वो विरोधी है, और वो कहता है कि शांति द्वारा व्यभिचार उत्पन्न होता है, युद्ध विश्वात्मा का प्रतीक है। अधिकारों की उत्पत्ति राज्य द्वारा होती है। दंड समाज और अपराधी दोनों का ही अधिकार है।
इसलिए व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तिगत संपत्ति होना आवश्यक है ना। ये सभी विचार राज्य, और इसलिए राज्य नैतिकता से सर्वोच्च, नैतिकता के मामले में सर्वोच्च है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही होगा। राज्य सर्वोच्च है, व्यक्ति गौण है। राज्य नैतिक दृष्टि से एक प्रकार से निरंकुश है। इसलिए कहा कि ईश्वर धरती पर राजा ईश्वर का अवतार है इस धरती पर, उसकी आज्ञा माननी होगा। इसलिए हीगल का राज्य जो है वो अत्यधिक बुद्धिमान और रूढ़िवादी होते हुए भी एक प्रकार से निरंकुशता और क्रूरता का पर्याय है। फिर भी हीगल का जो आदर्शवाद है वह नैतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका राज्य और राष्ट्रीय राज्य का विचार भी बाद में काफी प्रासंगिक रहा। अपन इसके बाद कुछ और दूसरे जो ये तो जर्मन ये स्कूल ऑफ थॉट था, और कुछ अन्य आदर्शवादियों जैसे टी एच ग्रीन, बोसांकी इत्यादि का भी विचार देखेंगे।